दोस्तों, क्या घर ऑनलाइन बिकते हैं? आज से कुछ साल पहले तक जहां ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत सिर्फ बुक सेलिंग से हुई थी, वहीं आज सारा सामान आप ऑनलाइन लेते हैं। तो क्यों ना घर भी ऑनलाइन लिया जाए। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ई ऑक्शन की सुविधा प्रोवाइड की है। ई ऑक्शन यानी कि अथॉरिटी के प्लॉट्स की ऑनलाइन नीलामी, जिसके अंदर ऑनलाइन बोली लगती है। घर बैठे बैठे ही प्लॉट्स की बोली लगाते हैं और हाईएस्ट बिडर को वो प्लॉट अलॉट हो जाता है। तो हुआ ना घर ऑनलाइन। दोस्तों, अथॉरिटी प्लॉट्स ऑनलाइन निकलने की गारंटी कौन देता है? यूँ तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप सही मेथड अप्लाई करेंगे तो आप गारंटीड ऑनलाइन अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ई ऑक्शन का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना घर ऑनलाइन ई ऑक्शन में खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। दोस्तों, ये है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लेटेस्ट रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम जो उन्होंने जनवरी 2023 के अंदर लॉन्च की है। और इस पर हमारा लेटेस्ट वीडियो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके कारपेट एरिया पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के अंदर कई लोगों ने कमेंट किया और पूछा कि ई ऑक्शन के थ्रू दरअसल में घर लिया कैसे जाता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए ताकि ई ऑक्शन के प्रोसेस को समझने में आसानी हो। दोस्तों, उस पर बढ़ने से पहले इस प्लॉट स्कीम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद आप लोगों ने मिस की होगी कि कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा और कब, कैसे, कहाँ। इसे समझाने के लिए हम वापस आए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड लेटेस्ट ब्रोशर में, जो उन्होंने अपनी रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम के साथ दिया है। और इसी के अंदर सारी जानकारी दी है, जैसे एलिजिबिलिटी। हर गवर्नमेंट अथॉरिटी जब कोई भी प्लॉट स्कीम अनाउंस करती है तो उसके साथ वो एक शर्त रखती है कि क्या आप उस प्लॉट को लेने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ये जाने बगैर अगर आपने उसके अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका सारा पेड अमाउंट फोरफिटेड हो जाएगा, यानी आपका मेजर लॉस है अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं पढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा की लेटेस्ट स्कीम के अंदर जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्लियर लिखा हुआ है दैट द पर्सन हैज़ टू बी इंडियन सिटीजन एंड कंपनीज, फर्म्स, सोसाइटीज एंड एंटिटीज इन देयर कोऑपरेटिव कैपेसिटीज कैन अप्लाई। यानी कि अगर आप एनआरआई हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेंट शुड नॉट बी माइनर, यानी कि उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर कभी भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के थ्रू किसी भी प्लॉट पर लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो या किसी भी और तरीके से उनको प्लॉट अलॉट हुआ है तो वो स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही अगर आप हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें से केवल एक ही आदमी अप्लाई कर सकता है, तीनों अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आप एक अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं और आपने अथॉरिटी के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसके बाद आपका पैसा आपको वापस कब और कितने टाइम के अंदर मिलेगा? दोस्तों, अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स का रजिस्ट्रेशन मनी आपको विदाउट इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है। पर अगर ये 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पर 4% पर एनम के रेट पर वापस किया जाएगा। यानी कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए रिटर्न मनी का कोई टाइम अलॉटेड नहीं है। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और आप हाईएस्ट बिडर नहीं हैं तो उस केस में आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि बिडिंग के लिए मिनिमम बिड का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा और ये पेमेंट होगा कैसे। दोस्तों, पेमेंट बड़ा ही आसान है। सारा पेमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर होगा, जो कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू। और क्या आपकी लास्ट बिड के बाद आपको और टाइम मिलेगा अगर लास्ट मोमेंट पे किसी और ने हाईएस्ट बिड कर दिया तो। दोस्तों, मिनिमम बिड अमाउंट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड किया है इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ 1% ऑफ द रिजर्व प्राइस, यानी कि जो प्लॉट की रिजर्व प्राइस है। फॉर एग्जांपल, अगर वो 39,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 100 मीटर का एक प्लॉट है तो उसकी वैल्यू हो जाती है
39 लैक्स और 39 लाख का 1% यानी कि 39,000 रुपीज़ आपका मिनिमम बिड इंक्रीमेंटल वैल्यू है। जो अगली बोली होगी वो 39,000 से ऊपर ही जाएगी और वो जाएगी इसके मल्टीपल्स में, यानी कि 39,000 इंटू 1 या इंटू 2 उसके हिसाब से। पर क्या हो अगर आप हाईएस्ट बिडर हो और बिडिंग टाइम क्लोज होने से जस्ट पहले कोई और आपसे हाईएस्ट बिड कर दे। दोस्तों इसका भी एक नॉर्मल सॉल्यूशन अथॉरिटी ने दिया है कि अगर आप हाईएस्ट बिडर हो और आप बिडिंग कंटिन्यू करते हो तो लास्ट 5 मिनट में अगर कोई बिड करता है तो आपको एक्सटेंडेड 15 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी बिड को बढ़ा पाएं और आप डिसाइड कर पाएं कि क्या आपको हायर बिड लगानी है या नहीं। चलिए अब चलते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस पर। दोस्तों अथॉरिटी के ब्रोशर में अलॉटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो सभी के मन में एक डाउट बना के रखती है कि अगर किसी प्लॉट पर केवल एक ही आदमी ने बिड की है तो क्या वो लकी वन होगा जिसको वो प्लॉट उसी रेट पर मिल जाएगा जिस रेट पर अथॉरिटी ने बिडिंग स्टार्ट की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी प्लॉट पर सिर्फ एक ही बिडर है तो अथॉरिटी ने क्लियर मेंशन किया है कि फॉर दोज प्लॉट विच विल हैव सिंगल बिड ड्यूरिंग ई ऑक्शन इट विल बी फ्लोटेड फॉर रोल ओवर ऑक्शन, यानी कि उसका ऑक्शन दोबारा कराया जाएगा और ये 31 मार्च से पहले ही होगा क्योंकि 31 मार्च के बाद ये स्कीम नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो रोल ओवर के अंदर भी अगर उस पर सिर्फ एक सिंगल बिडर ही मिलता है तो उस प्लॉट का फाइनल डिसीजन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ करेंगे और ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा में घर कौन नहीं लेना चाहता। लेकिन क्या अगर एक प्लॉट पर मल्टीपल बिडर्स हैं या फिर एक बिडर ने मल्टीपल बिडिंग की है तब क्या होगा? मल्टीपल बिडर्स के केस में नॉर्मल बिडिंग होगी और हाईएस्ट बिडर को प्लॉट अलॉट होगा। लेकिन एक ही बिडर ने अगर मल्टीपल प्लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो वो कर तो सकता है लेकिन उसको अलॉट सिर्फ एक ही प्लॉट होगा। जैसा कि यमुना अथॉरिटी ने डिफाइन किया है कि मान लीजिए ई बिडिंग प्रोसेस के दौरान अगर एक ही बिडर 4 प्लॉट्स के लिए अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी। अब मान लीजिए कि उनका प्लॉट ए H1 कैटेगरी के अंदर आ जाता है। H1 कैटेगरी यानी कि वो हाईएस्ट बिडर है प्लॉट ए के लिए, तो बाकी 3 प्लॉट बी, सी और डी लॉक्ड हो जाएंगे और उन लॉक्ड प्लॉट्स पर वो बिडिंग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो ए कैटेगरी के प्लॉट से हाईएस्ट बिडर की कैटेगरी से हट जाते हैं यानी कि H2 या H3 पोजीशन पर आ जाते हैं तो उनके लिए बाकी प्लॉट्स विजिबल हो जाएंगे। इस प्रोसेस में अगर आपको एक प्लॉट अलॉट होता है तो बाकी 3 प्लॉट का अमाउंट आपको 30 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा और अगर आप चारों ही प्लॉट्स के अंदर हाईएस्ट बिडर नहीं रहते हैं तो आपको चारों ही प्लॉट्स का EMD अमाउंट रिफंड हो जाएगा 30 दिन के अंदर। जैसा कि यहाँ पर डिनोट भी किया है 30 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ ई ऑक्शन द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द अकाउंट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस पूरे केस के बाद बात आती है लॉक इन पीरियड की कि लॉक इन पीरियड होता क्या है। दोस्तों इसी प्रोसेस को यानी कि एक ही पर्सन अगर मल्टीपल प्लॉट्स के लिए बिड कर रहा है और वो किसी एक प्लॉट के अंदर हाईएस्ट बिडर बन जाता है तो उसी को लॉक इन बोलते हैं, यानी कि वो लॉक्ड हो चुका है उस एक प्लॉट के लिए जिस प्लॉट के लिए उस पर्सन ने अप्लाई किया है। चलिए चलते हैं अब फाइनली ई ऑक्शन के डिटेल प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से ई ऑक्शन के थ्रू आप प्लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे और ये न केवल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बल्कि सभी तरह की प्लॉट स्कीम्स जिनमें भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ई ऑक्शन के लिए ऑप्शन देती है वहाँ पर अप्लाई होगा। ये डिटेल प्रेजेंटेशन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है, यानी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सभी प्लॉट्स को आप इसी प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक फिनटेक कंपनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी को जिसके थ्रू वो सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें। तो SBI से ज़्यादा भरोसेमंद इंडिया में और क्या होगा। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने SBI ई टेंडरिंग वेबसाइट के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। आपको सबसे पहले etender.sbi की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो ऑफकोर्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अगर आप पहले भी ई-टेंडर की वेबसाइट पर आ चुके हैं तो आपको सीधे लॉगिन डिटेल्स में ID और पासवर्ड डालना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके की स्क्रीन आएगी जहां पर आपको अपना टेंडर नंबर सर्च करना है।
टेंडर सर्च करने के लिए आपको सर्च RFX और टेंडर पर क्लिक करना है और आपको टेंडर आईडी या टेंडर की डिटेल्स डालनी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मामले में टेंडर का स्कीम कोड LOP-03/2023 है या फिर आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी डाल सकते हैं। तो आपके सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का लेटेस्ट टेंडर आ जाएगा। टेंडर सर्च करने के बाद आपके सामने जब टेंडर आएगा तो वहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है ताकि आप उस टेंडर की सारी डिटेल देख पाएँ और अपने रेलेवेंट टेंडर के अंडर ही अप्लाई करें। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जो आपसे डिक्लेरेशन मांगेगी और आपको आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस का। डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस का अमाउंट पहले से लिखा आएगा और आपको ऑनलाइन ही उसका पेमेंट करना है और पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है क्या, इसके बारे में तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस के बारे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने ब्रोशर में शेयर किया है कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ये चार्जेस स्टेट अथॉरिटी अपने आप ही डिफाइन करती है और आपको सिर्फ इन्हें पे करने का ही ऑप्शन है। डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस पे करने के बाद आप उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस के बाद अगला ऑप्शन आता है प्रिपेयर बिड। आप किस प्लॉट के लिए बिडिंग करना चाहते हैं। आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो आप उन्हीं प्लॉट्स के लिए बिड करेंगे। बिड प्रिपेयर करने के लिए आपके सामने फिल का ऑप्शन आएगा और फिल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर यस पर क्लिक करेंगे और उन्हें सेव कर देंगे तो आपके सामने उन डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाएगी जो कि 5000 अमाउंट फिक्स की है गवर्नमेंट अथॉरिटी ने और ये नोटिफाई भी किया है उनके ऑफिशियल ब्रोशर में। उसके सामने EMD अमाउंट भी ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि फाइनेंशियल बिड के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं विच विल इंक्लूड आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको मैप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएँ। मैप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। आप अपनी फाइल्स को चूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र से या PC, लैपटॉप, जिस भी सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोसेसिंग फ़ीस का। प्रोसेसिंग फ़ीस जैसा कि आपको बताया था 5000 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने फिक्स की है, वो आपको पे करनी है। वो भी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आप पे करेंगे और उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटस भी दिख जाएगा कि क्या आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यानी कि वो सक्सेसफुल है भी या नहीं, और उसकी रिसिप्ट भी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव करके ज़रूर रख लें। इसके बाद का प्रोसेस है EMD अमाउंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि EMD अमाउंट डिफाइन होगा जिस भी प्लॉट को आप चूज़ करेंगे उसको। EMD अमाउंट होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जब आप किसी प्लॉट के लिए या लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो उस प्लॉट के सर्कल रेट का 10% अमाउंट आपको एज एन EMD अमाउंट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 39 लाख का एक प्लॉट है तो उसका EMD अमाउंट होगा 3.9 लाख रुपीज़, जो कि आपको बिड में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जमा करना होगा। और अगर आप मल्टीपल प्लॉट्स के लिए बिड कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखें क्योंकि आपको मल्टीपल प्लॉट्स का ही EMD अमाउंट सबमिट भी करना होगा। EMD अमाउंट पे करने के बाद आप उसकी भी ट्रांजैक्शनल डिटेल में सक्सेसफुल स्टेटस ज़रूर चेक कर लें और उसकी रिसिप्ट को भी सेव करना ना भूलें। अब आते हैं फाइनल सबमिशन पर। दोस्तों, यहाँ तक का सारा प्रोसेस आपने बड़े ध्यान से किया, लेकिन एक बार फिर से ध्यान से इन्हीं सारी चीज़ों को और अपनी डिटेल्स को चेक ज़रूर कर लें बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में आपके सामने आपका बिड सबमिशन फॉर्म आ जाएगा। उसके आगे आप अपने पूरे एक्शंस को व्यू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, प्राइस जिस पर आप बिड कर रहे हैं, स्टार्टिंग प्राइस, उसको आप देख सकते हैं, और मैप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन्हें भी एक बार रीचेक कर सकते हैं कि आपने सही फाइल अपलोड की है या नहीं, और फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले वो एक प्रॉम्प्ट मैसेज ज़रूर देंगे कि क्या आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं या नहीं, और इसके बाद भी आप अपने बिड को विदड्रॉ और मॉडिफाई करने का राइट अपने पास रखते हैं। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात, क्या करना है
और क्या नहीं करना है। दोस्तों, डूज एंड डोंट्स में सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है अपने पास, और जैसा कि आरबीआई कहता है, इन पासवर्ड्स को किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें और आपका पासवर्ड जैसे कि बाकी सब जगह पर 8 डिजिट्स का होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स और अपर केस और लोअर केस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रेट अवे आपने बिडिंग में पार्टिसिपेशन के लिए सारे फॉर्म्स सबमिट कर लिए हैं। लेकिन ज़रा रुको, अभी तक बिडिंग में हमें स्क्रीन कैसी दिखेगी, कहाँ पर क्लिक करना है, बाकी क्या चीज़ें हैं, ये तो हमने देखी ही नहीं। दोस्तों, ई ऑक्शन की फाइनल डेट यानी कि किस दिन ई ऑक्शन होगा, ये अभी तक अथॉरिटी ने रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन जब भी ऑक्शन होगा उस दिन आपको ई टेंडर की ही वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपके सिलेक्टेड ऑक्शंस आ जाएंगे जिनके लिए आपने रजिस्टर किया है। अपने सेलेक्टेड टेंडर के नीचे आपको क्लिक हियर टू बिड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप बिडिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपकी बिडिंग डिटेल्स इन डिटेल्स को मैच ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल, ऑक्शन ब्रीफ के अंदर यहाँ पर रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम ग्रेटर नोएडा LPS 03/2023 ज़रूर आएगा, और उसी पर ही आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई ज़रूर कर लें। दोस्तों, क्योंकि बिडिंग एक टाइम सेंसिटिव प्रोसेस है, तो उसके अंदर आपको अपने सिस्टम की करंट डेट और टाइम को भी एक बार पहले ज़रूर चेक कर लेना है कि वो सही चल रही है और अपडेटेड है या नहीं। इसके बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहां पर करंट डेट और टाइम लिखा होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग प्राइस कितनी है। मान लीजिए आपके प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस है 5 लाख रुपीज़ और इंक्रीमेंटल वैल्यू है 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इन लैंड रेट। उसके हिसाब से आपको बिडिंग करनी है। बिडिंग के प्रोसेस के दौरान आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके प्लॉट की वैल्यू इन रुपीज़ और इन वर्ड्स कितनी हो गई है। बिड पर क्लिक करते ही आप बिडिंग प्रोसेस के पार्टिसिपेशन में घुस चुके हो, और आपका बिडिंग प्रोसेस में क्या नंबर है वो भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट द बिडिंग फ्रॉम द ऑक्शन प्राइस और इन मल्टीपल्स ऑफ द इंक्रीमेंटल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, 25 लाख अगर आपके प्लॉट की वैल्यू है और 5,000 रुपये इंक्रीमेंटल वैल्यू है, तो आपकी बिडिंग की स्टार्टिंग प्राइस या तो 25 लाख होगी या 25 लाख, 5,000, 10,000 और इसी फिगर्स में आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप बिड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन ज़रूर आएगा कि क्या आप 5 लाख रुपीज़ पर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद दोबारा वो पूछेगा कि क्या आप कंफर्म करते हैं। आप दोनों बार यस पर क्लिक करेंगे तो आपका बिड सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर आएगा योर बिड इज़ एक्सेप्टेड। आपके सामने प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस आ जाएगी 5 लाख, इंक्रीमेंट 500, H1 बिड 5 लाख की लगी हुई है, और क्योंकि वो आप ही ने लगाई है तो आपकी रैंक आ जाएगी, मीन्स योर रैंक इज़ 1। इफ़ योर रैंक शोज 1 मीन्स यू आर द हाईएस्ट रेट कोटेड बिडर, यानी कि आप नंबर 1 पर हैं। और अगर आपकी रैंक 2, 3, 4 या उसके आगे है तो इसका मतलब आपको दोबारा बिड करनी होगी H1 पोजीशन तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, यही था टोटल ई बिडिंग का प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू आप भी ऑनलाइन अपना घर परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने में हमें थोड़ी तो मेहनत लगी है, और अगर आप इस मेहनत को सराहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके फिर से बताएं कि आपको ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो और चाहिए ई बिडिंग प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।